Hello everyone. Today I will discuss on the Basella crop, which is one of the important exotic vegetable crop. बेसेला को बेसेला अल्बा के नाम से जाना जाता है. इसे हम मालाबार स्पिनच के नाम से भी जानते हैं. स्पिनच का नाम तो आपने सुना ही होगा, यानी कि पालक. आप यहाँ देख सकते हैं कि पालक की तरह इसकी ग्लॉसी लीव्स रहती हैं मालाबार स्पिनच की, और यह एक इस प्रकार का पालक है जो कि क्लाइंबिंग नेचर का है, यानी कि इसमें क्लाइंब करने की एबिलिटी होती है. तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर 15 से अबाउट द एक्सोटिक वेजिटेबल्स. बेसेला को पॉयसिलोन और स्पाइनिच, मालाबार स्पाइनिच, इंडियन स्पाइनिच और वाइन स्पाइनिच के नाम से जाना जाता है. यह एक बहुत ही पॉपुलर लीफी वेजिटेबल है जो कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडियन कंडीशंस में ग्रो की जाती है. अगर इसकी अपीयरेंस के बारे में बात करें तो इसकी जो पत्तियां हैं वो हार्ट शेप्स की रहती हैं और म्यूसिलिजिनस टेक्सचर होता है, यानी कि एक ग्लॉसी टेक्सचर लीव्स में पाया जाता है. नेक्स्ट अगर टेस्ट की बात करें जो कि इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो टेस्ट माइल्ड, स्लाइटली स्वीट और अर्दी फ्लेवर होता है, यानी कि इसकी जो फ्लेवर है वो सॉइल से रिजेंबल करती है, जैसे कि मिट्टी की खुशबू रहती है. न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जितनी भी एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं वो रिच रहती हैं विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन एंड कैल्शियम में. कैल्शियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है स्पिनच का, इसीलिए मालाबार स्पाइनिच में भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि अत्यधिक अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं खाने में, तब कैल्शियम ऑक्सलेट्स की वजह से हमें किडनी स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन्स का प्रॉब्लम हो सकती है. इतनी ज़्यादा भी इसका जो कंजप्शन है वो भी अवॉइड करना है. देन अबाउट द कल्टीवेशन की बात करें तो इसे वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है और बहुत ही लेस केयर की ज़रूरत पड़ती है मालाबार स्पिनच को ग्रो करने के लिए. इंडिया में अगर बात की जाए तो जैसे मैंने बताया कि साउथ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसे ग्रो किया जाता है. इंडिया के अलावा इसे ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में ग्रो किया जाता है. यह एक पेरिनियल क्लाइंबिंग प्लांट है और बहुत सारे जगह इसे एज अ एनुअल वेजिटेबल की तरह भी यूज़ किया जाता है. एनुअल यानी कि एक सिंगल सीजन में ग्रो की जाने वाली क्रॉप, और पेरिनियल यानी कि थ्रू आउट द ईयर जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसे पेरिनियल क्रॉप कहा जाता है. प्लांट सकुलेंट प्लांट पाए जाते हैं, ग्लॉसी नेचर के प्लांट्स रहते हैं और जो लीव्स हैं वो टेंडर रहती हैं, यानी कि लीव्स में वाटर का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है. यह एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्टिव लीफी वेजिटेबल है जो होम गार्डन्स, मार्केट ग्रोअर्स में ग्रो की जाती है. अबाउट द क्लासिफिकेशन की जितनी भी मैंने बात की अनदर एक्सोटिक वेजिटेबल्स में, वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से थी, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है write down the classification of Basella, write down the classification of spinach, write down the classification of any other exotic vegetables. So accordingly हम बात करेंगे किंगडम के बारे में. किंगडम प्लांटे, clade angiosperms, clade Judicots, order Caryophyllales, family है इसकी Basellaceae and genus Basella, species Alba and chromosome number is 2 and 2x is equal to 48. About the composition and uses में culinary यूज आते हैं, जैसे कि सूप, स्ट्यू, कड़ी या फिर सैलेड पर्पस से जो बेसेला का यूज़ किया जाता है. देन मेडिसिनल यूजेस आते हैं कि जो इसमें प्रॉपर्टीज़ रहती हैं लाइक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से पाई जाती हैं. सो बेसेला को एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है. देन अबाउट द ऑर्नामेंटल पर्पस, जैसे कि इसके जो लीव्स रहते हैं, मैंने बताया म्यूसिलिजिनस लीव्स हैं, आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि इसके जो लीव्स हैं वो म्यूसिलिजिनस लीव्स हैं. तो जो लीव्स हैं वो डेकोरेटिव पर्पस से भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वाइब्रेंट ग्रीन कलर है लीव्स का, और रेड और पर्पल कलर की इसकी स्टेम पाई जाती है.
अब बात करते हैं कि कितना सारा न्यूट्रिशन और कितने सारे न्यूट्रिएंट्स की कॉम्पोजिशन पाई जाती है। तो एक एक्सीलेंट सोर्स है कैल्शियम का, कैल्शियम जो कि 109 मिलीग्राम पाया जाता है पर 100 ग्राम ऑफ प्लांट पार्ट के बेस पे बात करते हैं। देन आयरन 10 मिलीग्राम, विटामिन ए 8000 इंटरनेशनल यूनिट, IU इज इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन सी 102 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 140 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फ्रेश वेट। देन क्यूलिनरी पर्पज में टेंडर लीव्स और स्टेम को यूज किया जाता है। देन अबाउट द रेड कल्टीवार्स, रेड कल्टीवार्स जो है वो बेसेला में पाए जाते हैं, जिनमें कलरिंग मैटर होता है जो कि लीव, स्टेम और राइप फ्रूट में पाया जाता है। इस कलरिंग मैटर को स्पेसिफिकली यूज किया जाता है डाई प्रिपरेशन के लिए या फिर फूड की कलरिंग करने के लिए। सो एक स्पेसिफिक फीचर है इस एक्सोटिक वेजिटेबल का दैट इट हैज बीन यूज्ड एज अ डाई प्रिपरेशन। देन अबाउट द म्यूसिलेजिनस नेचर ऑफ द लीव्स, जिसे कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पॉलिटाइस में। देन जूस ऑफ लीव्स, यानी कि इसके जो लीव का जूस है उसे कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। इसमें सैपोनिन नाम का एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है जो कि कैंसर और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेम एंड लीफ एक्सट्रैक्ट की। स्टेम और लीफ का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे हेडेक, माइग्रेन को जो है कम करने में यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है स्पिनच का, क्योंकि इसे मालाबार स्पिनच के नाम से या स्पिनच, इंडियन स्पिनच के नाम से जाना जाता है। ओरिजिन की बात करते हैं तो एशिया और ट्रॉपिकल एशिया और इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ है और प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है इंडिया है, यानी कि जहाँ पर इसकी डाइवर्सिटी पहले पाई गई वो इंडिया है। देन इट बिलोंग्स टू द फैमिली बेसेलेसी, जीनस बेसेला, और स्पेसिफिक जो स्पीशीज रहती है बेसेला रूब्रा, जो कि बहुत ही रेयर स्पीशीज है और बहुत ही वेरिएबिलिटी पाई जाती है बेसेला में। एंड इसका क्रोमोसोम नंबर 2n2x = 24 है। स्पेसिफिकली बेसेला रूब्रा की बात की जाए, बेसेला अल्बा का जो क्रोमोसोम नंबर है वो मैंने बताया 2n2x = 48 रहता है। अब इसमें 3 मेन टाइप की जो कल्टीवेशन की जाती है वो है डार्क ग्रीन, ओवल और नियरली राउंड लीव्स टाइप की बेसेला की। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो लीव्स रहती है वो हार्ट शेप की लीव्स हैं। बेसेला रूब्रा जो कि बहुत ही लेस पॉपुलर टाइप है और इसमें वेरिएबिलिटी जो है कम पाई जाती है। इसके लीव्स ओवल शेप के रहते हैं, समवट आप कह सकते हैं हार्ट शेप, समवट हार्ट शेप बट नॉट एग्जैक्टली हार्ट शेप, और रेड इसकी स्टेम पाई जाती है। थर्ड बेसिकली टाइप रहती है बेसेला कॉर्डिफोलिया, बेसेला कॉर्डिफोलिया जिसके कॉर्डेट शेप के लीव्स रहते हैं और ग्रीन कलर की लीव्स पाई जाती हैं। बेले ने क्लासिफिकेशन दी थी स्पीशीज की बेसेला रूब्रा की, तो उसमें स्पेसिफिक स्पीशीज पाई जाती हैं बेसेला अल्बा, जिसमें वाइट कलर के जो फ्लावर्स पाए जाते हैं और डार्क ग्रीन और राउंड कलर की लीव्स रहती हैं। लीव्स जनरली ओवल शेप की लीव्स पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस जो बेसेला अल्बा और बेसेला रूब्रा के बीच का है। देन बेसेला कैनिनफोलिया और बेसेला कॉर्डिफोलिया। कॉर्डिफोलिया जैसे नाम से क्लियर है कि इसके हार्ट शेप के लीव्स रहते हैं और जो लीव्स की लेंथ है लगभग 9.16 से लेके 12.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 6.25 सेंटीमीटर वाइड। देन बेसेला निग्रा जो कि चाइनीज फॉर्म है, एंड बेसेला क्रेसिफोलिया, जापानिका एंड ल्यूसिडा जो कि अदर फॉर्म्स रहती हैं बेसेला स्पीशीज की। कंपोजिशन की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो मॉइस्चर जो है 82.10 ग्राम, प्रोटीन 5.90 ग्राम, फैट 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 8.90 ग्राम, कैरोटीन 7440.00 माइक्रोग्राम, अस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट 87 मिलीग्राम, कैल्शियम 410 मिलीग्राम, आयरन 20.5 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम। रिगार्डिंग द बॉटनी ऑफ द बेसेला, बेसेला जैसे कि एक ट्विनिंग क्लाइंबर है, एनुअल और बाइनियल या पेरिनियल इसे ग्रो किया जा सकता है, डिपेंड करता है हमारी ईटिंग हैबिट के ऊपर। इसके ब्रांच्ड हब रहते हैं, अल्टरनेट लीव्स पाए जाते हैं और जो लीव्स हैं जनरली ओवेटो हार्ट शेप के लीव रहते हैं और जो एंड रहता है लीव्स का वो पॉइंटेड एंड रहता है। फ्लावर्स की बात करते हैं तो व्हाइट और पिंक कलर के फ्लावर पाए जाते हैं जो कि क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं और एक ओपन टाइप की इन्फ्लोरेसेंस रहती है। ये एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसे हम ब्रांच इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं।
अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट जो है वो फ्लैशी रहता है, तो फ्लैशी फ्रूट्स रहता है, इसीलिए इसे फ्लैशी पेरियंथ के नाम से जाना जाता है। पेरियंथ जिसे कि हम ईटेबल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो बेले ने डिस्क्राइब किया था बेसेला अल्बा को 1973 में कि इसके जो लीव्स रहते हैं वो नैरो लीव्स होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स अलॉन्ग विद लॉन्ग पेडंकल स्पाइक्स जो कि बहुत ही क्लोजली अरेंज रहते हैं इन अ क्लोज फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। इन्फ्लोरेसेंस जो है टर्मिनल पाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है टर्मिनल पॉइंट्स पे पाई जाती है, या कुछ इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एक्सिस पे पाई जाती है। इन्फ्लोरेसेंस को स्पेसिफिकली हम रसीम और स्पाइक के नाम से जानते हैं। देन फ्लावर जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए फ्लावर्स को ब्रैक्टिएट कहा जाता है। कैलिक्स और कोरोला जो डिस्टिंक्ट रहता है पेरियंथ के साथ। फ्रूट स्पेसिफिकली नॉन फ्लैशी इंडेहिसेंट और एनक्लोज रहता है एक फ्लैशी पेरियंथ में। पेरिस्पर्म जो है वो प्रेजेंट रहता है। सीड में स्पेसिफिकली स्टार्च पाया जाता है और एम्ब्रियो जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है। सो ये फ्लावर मॉर्फोलॉजी है बेसेला की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसेला का जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है, एंड दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ द बेसेला जो कि बिल्कुल फुली डिफरेंशिएटेड जो एम्ब्रियो है वो पाया जाता है बेसेला में। देन बेसेला का जो फ्लावर है वो उसे अगर वर्टिकली कट किया जाता है तो इस तरह की जो क्रॉस सेक्शन है वो देखा जा सकता है। देन दिस इज द लीफ ऑफ द बेसेला जो कि पॉइंटेड लीफ है एट द टर्मिनल एंड ऑल दीज आर द पिक्चर्स और डायग्राम्स ऑफ द बेसेला इन्फ्लोरेसेंस। देन अबाउट द कल्टीवार्स, इसमें ग्रीन और रेड कलर के कल्टीवार पाए जाते हैं। डिपेंड करता है वेजिटेबल पर्पस से यूज़ कर रहे हैं या किसी अदर पर्पस से यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिकली कमर्शियली कल्टिवेटेड जो वेराइटीज़ रहती हैं जो कि बेसेला अल्बा से बिलोंग करती है। रेड लीफ और ग्रीन लीफ के जो कल्टीवार रहते हैं वो वेस्ट बंगाल, असम और साउथ इंडिया में मेजरली ग्रो किए जाते हैं। देन अबाउट द वाइट और वाइल ग्रीन लीफ जो रहती हैं वो पॉपुलर यूपी और पंजाब में पाई जाती हैं। Here you can see the cultivars which are trailed on the poles or trellis and are grown on the ground. Yield जो है डिपेंड करता है कल्टीवार टू कल्टीवार एंड स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। देन अबाउट द इंपॉर्टेंट कल्टीवार वी आर बेसेला 11 जिसमें डार्क ग्रीन कलर और कॉर्डेड लीफ पाए जाते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट और सकुलेंट नेचर के रहते हैं। और स्टेम जो है इसकी थिक स्टेम पाई जाती है और जो लगभग ये हार्वेस्टिंग के लिए 40 दिनों में तैयार हो जाते हैं। देन सेकेंड वेराइटी है IC561377 जो कि एक फ्लावरिंग जीनोटाइप है बेसेला का, और इसकी आप देख सकते हैं ट्विनिंग हैबिट है जो कि डार्क ग्रीन ओविड कलर के लीव्स रहते हैं पर्पल स्टेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप पर्पल स्टेम देख सकते हैं। फ्लावरिंग लगभग इसमें दिसंबर के मंथ में स्टार्ट रहती है और इवन विंटर के सीजन में भी फ्लावरिंग देखने को पाई जाती है। देन नेक्स्ट वेराइटी है EC769321-1 जो कि वाइट और स्नो वाइट कलर के फ्लावर्स को बियर करते हैं। जनरली जो इमेच्योर फ्रूट रहता है वो ग्रीन कलर का पाया जाता है विदाउट एनी पिंकिश और पर्पल टिंच, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की पिंक और पर्पल टिंच नहीं पाई जाती। सो पिक्चर से क्लियर है EC वेराइटी और IC जो सिलेक्शन है बेसेला की। देन अबाउट द क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, अगर इस क्रॉप को हमें कमर्शियली प्रोपेगेट करना है तो किस प्रकार के क्लाइमेट में से ग्रो किया जाए, तो क्लाइमेट स्पेसिफिकली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। अगर लो टेम्परेचर में ग्रो किया जाता है बेसेला को तो इसकी जो स्लोअर ग्रोथ रहेगी या फिर ग्रोथ जो है सीज भी हो सकती है। देन अबाउट द एल्टीट्यूड, लगभग 500 मीटर एल्टीट्यूड पे इसे ग्रो किया जाता है ड्यू टू डे और नाइट टेम्परेचर के वेरिएशंस के कारण। देन अबाउट द डे लेंथ, फुल सन कंडीशंस चाहिए होती है बेसेला की क्रॉप को ग्रो करने के लिए और लगभग 13 घंटे जो है फ्लावरिंग के लिए ऑप्टिमम है। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो लगभग 25 से 32 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है बेसेला की क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ऑल्दो बेसेला जो है बहुत ही एक डिफरेंट तरह की सॉइल्स में अडेप्ट होने वाली क्रॉप है, यानी कि सैंडी लोम सॉइल जो है बहुत ही सूटेबल रहती है। सो आइडियल सॉइल्स मॉइस्ट, फर्टाइल और वेल स्प्लाइड रहना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर के साथ, और जो रिकमेंडेड पीएच है सॉइल की वो लगभग 5.5 टू 8.0 तक होना अनिवार्य है। देन अबाउट द कल्टीवेशन कि किस तरह से बेसेला की कल्टीवेशन की जाती है कमर्शियली, तो दो तरह से कल्टीवेशन रहती है, स्टेम
और रूट कटिंग्स के थ्रू और सीड्स के थ्रू। नॉर्थ और ईस्टर्न प्लेन्स की अगर बात करते हैं इंडियन सिचुएशंस में, तो वहाँ पे सीड्स के थ्रू सोइंग की जाती है मार्च से मई तक, जबकि सदर्न पार्ट्स में 2 बार सोइंग की जाती है। पहली सोइंग जून में और दूसरी सोइंग जो है वो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में की जाती है। अर्ली समर जो है वो बेस्ट टाइम रहता है सोइंग ऑफ सीड्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेसेला के सीड्स की सोइंग की जा रही है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड प्रिपरेशन और द सीड बेड प्रिपरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गुड जर्मिनेशन के लिए और सीडलिंग स्टैंड की ग्रोथ होने के लिए। देन प्लांटिंग, या तो इसे डायरेक्ट प्लांट किया जाता है या डायरेक्ट सीडलिंग या ट्रांसप्लांटिंग या रूटेड और अनरूटेड कटिंग्स के थ्रू। सो डिपेंड करता है मेथड, ऑल मेथड ऑफ प्लांटिंग की अवेलेबिलिटी क्या है, सीड की अवेलेबिलिटी कितनी है, लेबर और अदर इनपुट फैक्टर्स जो है वो कितने पाए जाते हैं। देन अबाउट द ग्रोइंग सीजन्स ऑल्सो। देन नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट सीडिंग। अगर हम सीड्स के थ्रू जो है वो प्लांटिंग कर रहे हैं तो कितने जो डेप्थ है उसमें सीड्स को सोइंग करना है, तो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर की डेप्थ पे सीड की सोइंग की जानी चाहिए। और सीड से सीड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर और सीड से एक सीड लाइन से दूसरी सीड लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीड्स को हम जेंटली कवर करेंगे कंपोस्ट के साथ। आफ्टर दैट जब उसमें 2 से 3 लीव्स आना अपीयर हो जाएंगी तब हम सीड की थिनिंग कर लेंगे, सो दैट 10 से 15 सेंटीमीटर जो है जब सीड्स का सीडलिंग्स जो है एक फॉर्म अटेन कर सके। इस मेथड को अगर कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना है तो लगभग 10 किलोग्राम सीड की रिक्वायरमेंट रहती है पर हेक्टेयर ऑफ एरिया के हिसाब से। देन नेक्स्ट आता है, अगर स्टेम कटिंग्स के थ्रू बेसेला की क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है, यानी कि स्टेम कटिंग का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे सीड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कितने तरह किसी लेंथ की जो स्टेम कटिंग है वो लेंगे, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लेंथ की स्टेम कटिंग को यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ 3 to 4 इंटरनोड्स और वाटर्स के साथ सोक करेंगे ओवरनाइट बिफोर द ट्रांसप्लांटिंग। कुछ केसेस में हम कटिंग को सोक कर सकते हैं वाटर में फॉर लगभग 1 से 3 दिनों के लिए, सो दैट कि उसमें ट्रांसप्लांटिंग से पहले रूट्स जो है अच्छे से डेवलप हो जाए। सो ये बेसिक रहता है स्टेम कटिंग का। देन अबाउट द डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग एक अप्रोप्रिएट मेथड है जब प्लेंटी ऑफ सीड्स आपके पास अवेलेबल हो और बहुत सारी लेबर की अवेलेबल हो और लेबर की जो शॉर्टेज हो वो भी ना हो, तो वहाँ पे हम लेबर की शॉर्टेज होने की वजह से हम ट्रांसप्लांटिंग को अवॉइड करेंगे और डायरेक्ट सीडिंग को प्रेफर करेंगे। देन अबाउट द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि रिच सॉइल जो है बहुत ही एसेंशियल है क्रॉप की ग्रोथ होने के लिए। ये एक आप कह सकते हैं लीफी ग्रीन वेजिटेबल है, तो नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइजर है वो बेनिफिशियल रहता है क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो कितने तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, FIM की बात करें तो 200 से 300 क्विंटल FIM चाहिए होगी इस क्रॉप के लिए और 60 to 80 kg नाइट्रोजन, 40 to 60 kg फॉस्फोरस एंड पोटाशियम विद द सिमिलर डोज, सो दैट एक हेल्दी क्रॉप को रेज किया जा सके। फॉस्फोरस और पोटाशियम को आप एज ए बेसल डोज अप्लाई करेंगे और नाइट्रोजन की जो डोजेज होंगी वो 2 से 3 स्प्लिट डोजेज में करेंगे, सो दैट कि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो वो प्रॉपरली रहे और मार्केट में इसकी डिमांड जो है वो बनी रहे। देन अबाउट द इरिगेशन, यानी कि अगर जब आपने एक बार क्रॉप को ग्रो कर दिया, उसको प्लांटिंग कर दी, तो इरिगेशन कितने इंटरवल्स पे करनी है। बेसेला की क्रॉप को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि अगर ड्राई स्पेल्स पाए जाते हैं तो इसकी क्रॉप में विल्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सो वाटर को एक स्पेशली गुड वाटर की आप कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन हो, सोइंग से पहले आपने वाटर को चेक करना है। देन वी विल गो फॉर द इरिगेशन। स्पेसिफिकली फरो इरिगेशन हम यूज़ करते हैं कूल ड्राई सीजन्स में और हॉट ड्राई सीजन्स में। लैंड प्रिपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मेथड रहता है वीड कंट्रोल को करने का। तो बेसेला की सीड्स जो है वो बहुत ही स्लोली जर्मिनेट होती है, यानी कि स्लो जर्मिनेशन पाई जाती है। सो वीड कंट्रोल जो है बहुत ही एसेंशियल रहता है, क्योंकि इसमें वीड्स की प्रॉब्लम एकदम से देखने को पाई जाती है। तो वीड्स की प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए हम स्पेसिफिकली मल्चिंग, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मल्च का यूज़ करेंगे। मल्चिंग से क्या होगा कि एक तो वीड का कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, दूसरा मॉइस्चर जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, देन सॉइल की कंपैक्शन अच्छे से रहेगी, सॉइल का इरोजन नहीं होगा और मॉइस्चर और टेम्परेचर की मेंटेनेंस रहेगी। देन बात करते हैं कि कितना डे लेंथ, टेम्परेचर और ग्रोथ सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट रहती है।
लॉन्ग डेज अगर रहेंगे तो फ्लावरिंग की इनहिबिशन हो जाएगी वेसेला अल्बा में। अगर सीसीसी साइकोसेल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फ्लावरिंग को सुप्रेस किया जा सकता है लॉन्ग डे कंडीशंस में। देन मैलिक हाइड्राजाइड का अगर यूज़ कर रहे हैं तो मैलिक हाइड्राजाइड डिड नॉट इनहिबिट द फ्लावरिंग अंडर द शॉर्ट डेज। सो ये कुछ डे लेंथ से रिगार्डिंग और टेम्परेचर से रिगार्डिंग बात थी जो वेसेला अल्बा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर इसकी प्रोडक्शन की जा रही है ऑन द कमर्शियल बेसिस। देन अबाउट द टेम्परेचर एंजाइम्स की बात करते हैं और साइकोसेल की बात करते हैं। 2 से 3 लीफ की स्टेज में अगर साइकोसेल को यूज़ किया जा रहा है सॉइल में लगभग 1200 ppm की कंसंट्रेशन के साथ सब्सिक्वेंटली 2 वीक के इंटरवल पे, तो ग्रोथ की रिटार्डेशन की जा सकती है एंड जो फ्लावरिंग है उसे भी कम किया जा सकता है, जबकि टोटल स्टेम लेंथ इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज होगी अगर ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशंस देखने को पाई जाती है इस क्रॉप में। बात करते हैं हार्वेस्टिंग और इल्ड की, यानी कि कितने दिनों में यह क्रॉप तैयार हो जाती है। तो लगभग प्लांटिंग के 30 से 45 दिनों बाद ये क्रॉप देखने को पाई जाती है, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग जो है इजी रहती है आफ्टर 30 to 45 डेज। प्लांट्स जो है एक बार में ही हार्वेस्टिंग नहीं पॉसिबल होती, तो बहुत सारे यानी कि सेवरल टाइम्स प्लांट की हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है और कितने मैच्योरिंग टाइम पे आपको हार्वेस्टिंग करनी है। जनरली स्टेम और शूट की हार्वेस्टिंग के लिए 15 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम को सिलेक्ट किया जाएगा, देन उन्हें प्रॉपरली कट किया जाएगा ग्राउंड लेवल से एंड देन वी विल गो फॉर द वॉशिंग एंड देन वी विल टाई देम इन द बंडल सो दैट मार्केट में वो एक अच्छी लुक और अपीयरेंस के साथ एंटर कर सके। देन मल्टीपल हार्वेस्ट जो हैं पॉसिबल रहते हैं वेसेला के यंगर लीव्स के स्पेसिफिकली। देन फ्रीक्वेंट हार्वेस्टिंग फ्लावरिंग में डिले कर सकती है और स्टिमुलेट कर सकती है साइड शूट्स की। सो यील्ड की बात करते हैं, लगभग 40 से 50 टन पर हेक्टेयर यील्ड पाई जाती है इस क्रॉप में। अबाउट द इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, तो इसमें डैम्पिंग ऑफ जो कि पीथियम अफेनिडर्मेटम के कारण होता है, जो कि एक सॉइल बॉर्न फंगस है जो सीड्स को और न्यू अमर्ज सीडलिंग्स को अफेक्ट कर सकती है। रॉटिंग हो सकती है स्पेसिफिकली जो स्टेम रहती है और रूट के टिश्यूज या तो बिलो ग्राउंड या अबव ग्राउंड सॉइल सरफेस पे रॉटेंट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो आपका डैम्पिंग ऑफ है उससे या तो बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं होगी या फिर जो एक पैची स्टैंड की फॉर्म में आपको अपीयरेंस दिखाई देगी इन द फील्ड में। कैसे मैनेज किया जाए इसको डिजीज़ को, तो मैनेजमेंट के लिए सोइंग से पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट सीड को दिया जाता है और या फिर मैनकोजेब का भी स्प्रे किया जा सकता है। सॉरी। देन नेक्स्ट बात करते हैं लीफ स्पॉट के बारे में। लीफ स्पॉट की जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म में सर्कोस्पोरा स्पीशीज एक्रोथिसियम बेसेले। यहाँ पर वाटर सोक्ड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे लीव्स के ऊपर और समवट येलो हैलो की अपीयरेंस देंगे जो कि यूजुअली यूनिफॉर्म रहते हैं जो साइज रहता है, और स्पॉट्स जनरली लार्ज हो जाएंगे ड्राई कंडीशंस में और स्पेकल्ड अपीयरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो सीड ट्रीटमेंट कार्बेंडाजिम के साथ इफेक्टिव रहता है मैनेजमेंट ऑफ लीफ स्पॉट के लिए। देन स्प्रे कर सकते हैं बेविस्टिन का लगभग एट द रेट ऑफ 0.1% सॉल्यूशन के साथ। So here you can see the symptoms of the leaf spot, very clear symptoms. Then post harvest handling, after आपने हार्वेस्टिंग कर ली तो उसके बाद अगर आपको क्रॉप को लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना है सो दैट मार्केट में एक अच्छा प्राइस ऑब्टेन कर सकें, तो इसके लिए लगभग 12 से 14 दिनों तक अगर हमें स्टोर करना है बेसेला के जो लीव्स हैं या उसके शूट्स हैं तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं लगभग 26 से 36% मॉइस्चर कंडीशंस के साथ। लो टेम्परेचर जो है बहुत ही इफेक्टिव रहता है जिसकी वजह से येलोइंग या एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट में लॉस नहीं रहेगा। चिलिंग इंजरी अगर मालाबार स्पिनच में पाई जाती है 1 डिग्री सेल्सियस पे तो उसकी वजह से पिटिंग और सॉफ्टनिंग हो सकती है सीड्स की। इफ़ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द सीड प्रोडक्शन, यानी कि सीड को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो सीड स्पेसिफिकली स्प्रिंग में प्रोड्यूस किए जाएंगे इन नॉर्दर्न कंडीशंस और विंटर्स में साउथ और ईस्ट इंडियन सिचुएशंस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस सीड प्रोडक्शन के लिए जैसे वेजिटेबल पर्पस से है वैसे ही रहेंगी, बट एक प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम सीड क्रॉप की प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो 2 तरह के डिस्टेंसेस रहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंसेस में। पहला न्यूक्लियस
सीड डिस्टेंस यानी कि सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड का डिस्टेंस मेंटेन करना। देन सीड्स को हम शेडिंग नहीं होने देंगे फ्रूट से, यानी कि शेडिंग होने से पहले खुद जो फ्रूट्स रहेंगे उन्हें हम हार्वेस्ट करेंगे फुली मैच्योर होने पे, देन अलॉन्ग विद देयर पेडंकल्स, और उसके बाद हम सीड्स को जो है हार्वेस्ट करेंगे। देन वी विल गो फॉर द ड्राइंग ऑफ द सीड्स एंड विल स्टोर द सीड्स इन द शेडी कंडीशंस। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट की। अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टमेटिक वर्क नहीं किया गया इस क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए, सो दैट कि इसमें जो एग्जिस्टिंग जर्मप्लाज्म है और एक प्रोमाइजिंग लाइंस को बनाया जाए उस जर्मप्लाज्म से। बट एक स्टडी की गई थी बाय पुष्पा एट ऑल 2001 में कि लगभग जब आउट ऑफ 10 बेसेला अल्बा की सीडलिंग को ट्रीट किया गया कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के साथ, तो पॉलीप्लॉइड कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया गया इस क्रॉप में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलीप्लॉइडी का। देन लार्ज थिक लीव्स पाए जाते हैं, फ्लैशी स्टेम रहती है इस क्रॉप में। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा इस क्रॉप को अगर इम्प्रूव करना है तो 2 बेस में बना के रखने पड़ेंगे, यानी कि थिक लीव्स और फ्लैशी स्टेम। तो इसी के अकॉर्डिंगली जर्मप्लाज्म की जो एक आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट की जा सकती है इस क्रॉप में। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बेसेला क्रॉप। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।